हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग को यूट्यूब करियर पॉइंट में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? पढ़ रहे हैं ना? कहा कि अभी तो कोई बहाना नहीं है, क्या स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या कोचिंग जाना है जिसके चलते हमें थकावट आ गई तो हम पढ़ नहीं पाए, ऐसा तो कोई बहाना नहीं है। तो पढ़िए, इस लॉकडाउन में आप घर में पढ़िए, बने रहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्या अभी पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, अभी हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर रहे थे और भारत के भौतिक स्वरूप में को 6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 6 भागों में बांटा गया था। और इसमें अभी तक हम लोग उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, भारत के बीहन मैदान, भारत का थार मरुस्थल और प्रायद्वीपीय भारत की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग भारत के तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। आखिर भारत के तटीय मैदान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं भारत के तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदान जो नदियों के अपदन क्रिया द्वारा निर्मित होती है, अर्थात नदियां द्वारा जो मलबे या गाद अपने साथ लेकर आती है और क्या करती है, समतल स्थान में बिछा देती है, यानी तटीय समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे ये बिछा देती है, तो उससे तटीय मैदान का निर्माण होता है। भारत के तटीय मैदान को यानी 2 भागों में बांटा गया है। भारत के तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी घाट के तटीय मैदान, यानी ये पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट के तटीय मैदान, और एक है पूर्वी घाट के तटीय मैदान, यानी पश्चिमी घाट के तटीय मैदान और पूर्वी घाट के तटीय मैदान। तो देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलान स्थल को हम लोग नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। देखिए, ये पश्चिमी घाट है, इधर ये पूर्वी घाट है, और इसकी मिलान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी को दोदा बेटा कहते हैं। अब देखिए, ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी को दोदा बेटा कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, यानी 2637 मीटर दोदा बेटा की ऊंचाई है, जो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। न कि अगर आपसे पूछ दे कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो अनाई मुंडी है। कौन है? अनाई मुंडी। ये अनाई मुंडी है से दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, और यह अन्नमलाई की पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अन्नमलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी अनाई मुंडी है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। यानी देखिए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपको पूछे तो कौन है? अनाई मुंडी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और अगर आपको बोले कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो दोदा बेटा, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको ये 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हम लोग आगे देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। यानी हम तटीय मैदान को 2 भागों में बांटे थे, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। तो देखते हैं पहला पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार ये ताप्ती नदी से लेकर, यानी ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर हमारा कन्याकुमारी तक। कहां तक? ताप्ती नदी से के मुहाना से लेकर कन्याकुमारी तक है। और ये पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिमी घाट के साथ साथ मिला हुआ है। अब देखिए, ये पश्चिमी घाट है तो इसके साथ साथ मिला हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान मेरा है, सो पश्चिमी घाट के साथ साथ मिला हुआ है। और पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन भाग में? तो देखिए, कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट का विस्तार, यानी कोंकण तट का विस्तार जो ताप्ती नदी, यानी ताप्ती नदी से लेकर गोवा तक है। कहां तक है? गोवा तक है। और ये ताप्ती नदी से गोवा के तटीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। ये पहला। दूसरा भाग में जो बांटा गया है वो मैंगलोर का तट है। दूसरा कौन है? मैंगलोर का तट।
अब मैंगलोर तट का विस्तार गोवा से लेकर मंगलोर तक है, यानी गोवा से लेकर कहां तक है, मैंगलोर तक ही इसका है। और इसके बीच में तटीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मैंगलोर तट कहते हैं। और तीसरा जो भाग में बांटा गया है वो मालाबार तट है। कौन है, मालाबार तट है। और मालाबार तट है, इसका विस्तार मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है। यानी इस तटीय भाग को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। पश्चिमी तटीय भाग में यानी पश्चिमी तटीय मैदान में कंकड़ और पत्थर की बहुलता पाए जाने के कारण मृदा में कमी पाई जाती है। अधिक क्या होता है, कंकड़ पत्थर होता है तो मिट्टी कम ही होगी ना, तो इसीलिए ये पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान में मृदा की कमी पाई जाती है। अब आगे देखते हैं अगला दूसरा नंबर में पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान है। अब देखिए पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो पूर्वी घाट के साथ साथ, यानी ये पूर्वी घाट के साथ साथ है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कैसे है, पूर्वी घाट के साथ साथ पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। और पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो पहला है उत्तरी सरकार, पहला, और दूसरा है आप लोग को कोरोमंडल तट। पहला उत्तरी सरकार, दूसरा कोरोमंडल तट। तो उत्तरी सरकार जो तटीय मैदान को बांटा गया है, तो उसका विस्तार है महानदी से लेकर गोदावरी नदी तक। यानी महानदी से लेकर गोदावरी नदी के बीच की तटीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। और उसके बाद कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के तटीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। अब आगे देखिए, एक तटीय मैदान आप लोग को समाप्त हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे भारत के दर्रे। यानी भारत के दर्रे हम किसे कहते हैं या दर्रा क्या होता है। तो पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। यानी पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। अर्थात दो पर्वतों या दो पहाड़ों के बीच की भूमि, जो नीचे की ओर दबा हो। ऐसी संरचना ज्यादातर पहाड़ों से निकलने वाली नदियों में देखा जाता है। ऐसी संरचना कहाँ देखा जाता है, ज्यादातर तो पहाड़ों से निकलने वाली नदियों में देखा जाता है। इसके अलावे यह भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की संरचना भूकंप, ज्वालामुखी, उल्का पिंड का गिरना या तो भूमि का खिसकने से भी दर्रा का निर्माण होता है। दर्रा मुख्य रूप से दो स्थानों के बीच की दूरी को कम करता है। दर्रा है सो मुख्य रूप से क्या है, दो स्थानों की बीच की दूरी को कम करता है। जैसे यहाँ ये पहाड़ है, अगर हमें यहाँ इस तरफ जाना है, यहाँ से यहाँ, इधर भी स्थान है, इधर भी, तो हमें पहाड़ पर चढ़ के ऐसे जाना पड़ेगा। अधिक समय भी लगेगा और अधिक दूरी भी तय करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ नदियां हैं, नदियां द्वारा अगर ये पहाड़ को ऐसे काट दिया गया, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे काट दिया जाए, ऐसे चले जाएंगे, ऐसे अगर नदियों द्वारा ये काट दिया गया, पहाड़ ऐसे आया, तो यहाँ हम लोग पहुंच गए ना। इसका अच्छा उदाहरण ये भी मान सकते हैं कि दशरथ मांझी फिल्म देख लीजिए। वो क्या होता है कि उनकी पत्नी बीमार पड़ जाती है और वो अचानक क्या होती है, गिर जाती है पहाड़ से। दशरथ मांझी ये कसम खा लेते कि हम ये पहाड़ को काट देंगे, तो ये दूरी इधर से तय करना पड़ता था। आप देखिए ये बीच में ही काट दिए, तो यहाँ से दूरी देखिए, यहाँ कम ही दूरी है। तो इसका अच्छा उदाहरण वो मानव निर्मित दर्रा है। और ये प्राकृतिक द्वारा जो बनाए जाते हैं दर्रा, जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, वैसे नदियां से एक स्थानों को दूसरे स्थानों में पहाड़ को काट दी तो हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, तो उसे दर्रा कहते हैं। अब देखिए हिमालय में पाए जाने वाले दर्रा, कौन कौन दर्रा है
वो महत्वपूर्ण दर्रा है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे ये बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा आपका कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ये दर्रा आपका बनिहाल दर्रा है। अब बनिहाल दर्रा जो ये कहां से कहां तक जाती है? तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। यानी ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। कौन? बनिहाल दर्रा। यानी दो स्थानों को जोड़ती है। प्लस में ये बनिहाल दर्रा पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1 ये जो कहा बनिहाल दर्रा पर ही। और जवाहर सुरंग भी है जो बनिहाल दर्रा पर है, जवाहर सुरंग। तो ये भी पूछा गया कि जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? तो कौन दर्रा पर स्थित है? बनिहाल दर्रा पर स्थित है। अब अगला देखिए दूसरा नंबर में पीर पंजाल। पीर पंजाल जो दर्रा है सो किसको जोड़ती है? तो ये कुलगांव से कोठी, कुलगांव से कोठी को जाती है पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा है सो कुलगांव से कोठी को जाती है। और ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा है सो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये तो आप भी जान रहे हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा स्थित है। और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। और ये बुर्जिल दर्रा है से श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। कौन दर्रा? बुर्जिल दर्रा। अब आगे देखिए मिनटेक दर्रा। ये मिनटेक दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद अगहिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित। कहाँ स्थित है अगहिल दर्रा? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उसके बाद आता है काराकोरम दर्रा। ये काराकोरम दर्रा है, देखिए यहां पर स्थित है काराकोरम दर्रा, यहां पर स्थित है काराकोरम दर्रा। और ये काराकोरम दर्रा है से लद्दाख श्रेणी में स्थित है, अर्थात यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है काराकोरम दर्रा। तो ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची दर्रा काराकोरम दर्रा है। अगर ये एग्जाम में आपको पूछे कि भारत की सबसे ऊंची दर्रा कौन है, तो काराकोरम दर्रा। इसकी ऊंचाई है 5654 मीटर। कितनी है? 5654 मीटर किसकी ऊंचाई है? तो काराकोरम दर्रा को। उसके बाद है केसपागला। देखिए केसपागला, ये केसपागला दर्रा है जो कहाँ स्थित है? ये भी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और लद्दाख में ये भी स्थित है। उसके बाद बड़ा लचला दर्रा है। बड़ा लचला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये है सो मंडी को ले से जोड़ती है। मंडी को ले से जोड़ती है। कौन? बड़ा लचला। और ये मंडी कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो बड़ा लचला दर्रा ये पूछा भी गया है कि बड़ा लचला दर्रा किसको जोड़ती है? तो मंडी को ले से जोड़ती है। अब आगे देखिए रोहतांग दर्रा है से कहाँ स्थित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये रोहतांग दर्रा हुआ और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और रोहतांग दर्रा है से मनाली को लेह से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मनाली को लेह से जोड़ती है। और ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग लेह मनाली मार्ग इसी पर स्थित है। किस दर्रा पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रा पर स्थित है। जोरजिला दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में जोरजिला स्थित है। ये भी पूछा गया जोरजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी में। और ये श्रीनगर को ले से जोड़ती है। और श्रीनगर ले से जोड़ती है कौन? जोरजिला दर्रा। उसके बाद देखिए शिवकिला दर्रा आपका कहाँ स्थित है? शिवकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। यानी शिमला को तिब्बत जाने के लिए रास्ता कौन है? शिवकिला दर्रा। उस दर्रा से हम लोग शिमला से यानी हिमाचल प्रदेश से पहुंच जाते हैं
तिब्बत पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखिए माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख, ये सभी दर्रा है सो उत्तराखंड में स्थित। कहाँ है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। कहाँ? कुमायूं श्रेणी में। और यहां से ये सभी दर्रा से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने के लिए रास्ता यहाँ से है। कहाँ से? तो ये आपका माना नीति लिपुलेख। अब देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आखिर ये नथुला दर्रा कहाँ स्थित है, ये बार बार पूछा गया। तो नथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित नथुला दर्रा स्थित। महत्व इसका अपना राजनीतिक महत्व है। और ये चुंबी घाटी दार्जिलिंग चुंबी घाटी दार्जिलिंग होते हुए तिब्बत को जाती है। कौन? नथुला दर्रा। और ये जिलेपला दर्रा है, वो भी कहाँ स्थित है आपका? तो सिक्किम में ही स्थित है। और दो दर्रे हैं, नथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा से कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और वो जिलेपला दर्रा है सो आपको भूटान और तिब्बत जाती है। कहाँ? भूटान और तिब्बत जिलेपला दर्रा जाती। अब आगे देखिए बोमिडिला दर्रा है से कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में बोमिडिला दर्रा स्थित है। और ये तवांग घाटी से कहाँ जाती है? तवांग घाटी से ये कहाँ जाती है? तो तिब्बत को जाने की रास्ता है यहाँ से। बुमला दर्रा, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद है अंग यापा दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए कहाँ स्थित है अंग यापा दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यही की इसके समीप से, यानी इस अंग यापा दर्रा के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी ये पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रा के समीप से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है या भारत में प्रवेश करती है? तो किस दर्रा से? तो आंग आपा दर्रा से। उसके बाद है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा कौन है? दिफू दर्रा है सो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसे पाकसाड दर्रा भी कहते हैं। अरे दिफू दर्रा को हम लोग पाकसाड भी दर्रा कहा जाता है। पाकसाड दर्रा या दिफू दर्रा ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ पर ये दिफू दर्रा स्थित है, यह पाकसाड दर्रा इसी को कहा जाता है। और ये है सो म्यांमार जाने के लिए रास्ता, यानी भारत से म्यांमार जाती है। उसके बाद तुजू दर्रा, ये बहुत बार पूछा गया है कि तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। यानी तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और ये तुजू दर्रा के द्वारा ही इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता है। और हम लोग इसके पहले भी दर्रा देखे थे, याद होगा कि थाल घाट। उसके बाद देखे थे भोर घाट। ये दोनों दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। थाल घाट और भोर घाट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये थाल घाट दर्रा है से कहां तक जाती है? तो ये दर्रा है से मुंबई से नासिक जाती है थाल घाट। और भोर घाट कहाँ जाती है? तो भोर घाट दर्रा है से मुंबई से पुणे को जाती है। एक है पाल घाट दर्रा। ये पाल घाट दर्रा कहाँ जाती है? तो केरल को तमिलनाडु के बीच जाती है, यानी केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है ये पाल घाट। इस प्रकार से भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र और भारत के दर्रे पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अब हम अगले वीडियो में भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। आखिर द्वीप समूह क्या है? हम हर रोज की तरह आज भी आप लोग के समक्ष प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, पूछने की भी अधिक संभावना है।
चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखिए, भारतीय हिमालय को क्षेत्रीय और प्राकृतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? यानी भारतीय हिमालय को क्षेत्रीय और प्राकृतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो हम भारतीय हिमालय को प्राकृतिक या क्षेत्रीय दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं। तो देखिए कैसे बांटते हैं। एक ये हो गया, तो हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला पंजाब हिमालय में बांटते थे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम। और हम ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटते थे और नदियों के द्वारा, विभिन्न नदियों के सहारे से हम इसको 4 भागों में बांटे थे। तो देखिए, सिंधु नदी यहाँ, सिंधु से सतलज के बीच के जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। और सतलज से काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है। और काली नदी से तीस्ता नदी, ये नेपाल हिमालय है। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय है। इस तरह से क्षेत्रीय दृष्टिकोण से हम 4 भागों में हिमालय को बांटे थे। अब आगे देखिए, अब पूछा गया कि नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है। वो नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, ये नेपाल हिमालय हुआ, तो नेपाल हिमालय की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। यानी नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है नेपाल हिमालय की कुल लंबाई। अब आगे देखिए, भाबर के क्षेत्र में लुप्त नदियां कहाँ निकलती है, या तो किस मैदानी क्षेत्र में निकलती है। भाबर के क्षेत्र में जो विलुप्त हो जाती है, नदियां लुप्त हो जाती है, वह कहाँ निकलती है। तो ये कहाँ निकलती है, तराइन के मैदान में। कहाँ निकलती है, तराइन के मैदान में। भाबर के क्षेत्र में या भाबर के मैदान में विलुप्त नदियां तराइन के क्षेत्र में निकलती है। अब देखिए आगे है, गांवों की मिट्टी के नाम से कौन सी मैदानी भाग जाना जाता है, या कौन सी मिट्टी जानी जाती है, या कौन सी मैदानी भाग। एक ही है कि गांवों की मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। तो देखिए, गांवों की मिट्टी के नाम से बागर की मिट्टी, ये बागर की मिट्टी है, इसे गांवों की मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए आगे है, कछारी प्रदेश या बाढ़ के मैदान। कछारी प्रदेश या बाढ़ के मैदान के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। कछारी प्रदेश या बाढ़ के मैदान के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। तो वो है खादर मिट्टी है। ये खादर मिट्टी है। सो किस नाम से जाना जाती है, कछारी प्रदेश या बाढ़ के मैदान से। उसी को बोला जाता है खादर मिट्टी को। नई जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है इसे, खादर मिट्टी को। अब आगे देखिए, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय है, सो किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो देखिए, ये कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय आने हम क्षेत्रीय दृष्टि से हम 4 भागों में बांटते थे हिमालय को। तो ये कुमायूं हिमालय, और ये कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो देखिए, यहां पर है सतलज नदी, और यहां पर है काली नदी। और ये कुमायूं हिमालय की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। और ये भारत के क्षेत्रीय हिमालय में बांटा गया है। इसकी सबसे कम लंबाई इसी को है, कुमायूं हिमालय की। और सबसे अधिक नेपाल हिमालय की लंबाई है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछा गया था, डेल्टा का निर्माण किस मिट्टी द्वारा होता है। डेल्टा का निर्माण किस मिट्टी द्वारा होता है। तो खादर मिट्टी या नई जलोढ़ मिट्टी। खादर मिट्टी या नई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ही डेल्टा का निर्माण होता है। अब बोला गया कि गंगा यमुना की दोआब क्षेत्र,
दोआब क्षेत्र हम बताए थे, चर्चा किए थे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि दोआब हम किसे कहते हैं। तो ये बोला गया कि गंगा यमुना की दोआब का क्षेत्र का निर्माण किस मिट्टी द्वारा हुआ है, यानी गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र जो किस मिट्टी द्वारा निर्माण हुआ। तो ये बागर मिट्टी द्वारा हुआ, ये अफवाह था। सभी जो दोआब क्षेत्र थे उसका निर्माण खादर मिट्टी से हुआ था, लेकिन एक ये मात्र है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जिसका निर्माण बागर मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ था। इस तरह से आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, और अगर उससे और कुछ करना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर अभी जेपीएससी आने वाला है तो आप लोग तैयारी कीजिए, अभी से पढ़िए। और ये एक लॉकडाउन आप लोग को गॉड गिफ्टेड भी है, क्योंकि आप तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं। आप पढ़िए दिन भर, और नहीं तो वो बहाना हो जाता था कि हमको कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, थक गए हैं, धूप ज्यादा है। तो ये सब तो बहाना नहीं है दोस्तों। इसके वजह से आप लोग अभी पढ़िए, और जिस लेवल से आप लोग को पढ़ाई जा रही है तो वो कोई भी एग्जाम आने फोकस हम ज्यादा कर रहे हैं जेपीएससी के लिए। तो जेपीएससी के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है सभी, और अच्छे तरीका से पढ़िए। थैंक यू।